नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार ड्रीम जीएस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा था और आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे बहुत अधिक क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में और आप यहाँ देखेंगे हमने लिख रखा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अगर चर्चा की जाए तो संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 सबसे पहले तो याद रखना, ये भी पूछता है संविधान के भाग 5 आर्टिकल 52 से 78 संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए कि संविधान के भाग 5 आर्टिकल 52 से 78 के बीच संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है। अब संघ की कार्यपालिका से क्या समझते हैं? जिस तरीके से होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं। कौन कौन होते हैं? लेजिस्लेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं एंड जुडिशियरी होते हैं। तो उसी में एक भाग कार्यपालिका का अगर आप इंग्लिश मीनिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में हमने चर्चा की है। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करें एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता क्या क्या है, यह जानना जरूरी है। उसके बाद हम राष्ट्रपति पे जाएंगे। उसके पहले आप जानिए कि कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, यानी ये सभी मिलकर बनाते हैं कार्यपालिका। राष्ट्रपति इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको। उपराष्ट्रपति की देख लीजिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, यानी ये सभी से मिलकर बनता है आपका कार्यपालिका। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कार्यपालिका, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल स्वरूप देगा, ये सभी दिए रहेंगे तो समझिए कि संपूर्ण कार्यपालिका की जब जिक्र होगा तो ये सभी आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। खैर, हम लोग को चर्चा क्या करना है? राष्ट्रपति पर ही फोकस रखनी है। तो राष्ट्रपति के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे कि राष्ट्रपति भारत के राज्य प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के राज्य प्रमुख होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक भी होता है। संघ के कार्यपालिका प्रमुख होता है। हमने यहाँ लिखा है नाम मात्र लिखा है, इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे वास्तविक कार्यपालिका का जिक्र करना भी जरूरी है और संवैधानिक प्रमुख का भी जिक्र करना जरूरी है। और नाम मात्र हमने इसलिए जिक्र किया है कि राष्ट्रपति के नाम से सभी काम किए जाते हैं, लेकिन वह जो काम होते हैं औपचारिक होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में कौन जाने जाएगा? राष्ट्रपति ही जाने जाएंगे संवैधानिक प्रमुख के रूप में। लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख की बात किया जाए तो वास्तविक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। संघ का अगर वास्तविक प्रमुख की बात किया जाए तो कौन होंगे? प्रधानमंत्री। राज्य प्रमुख राष्ट्रपति। लेकिन यही कहा जाए कि सरकार का प्रमुख, सरकार का मुखिया के रूप में कौन जाना जाएगा? तो देश के प्रधानमंत्री जाने जाएंगे। चलिए, एक और चीज हमने लिख रखा है, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होते हैं और सभी कार्य भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी में रियल बॉस की अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन संवैधानिक अगर प्रमुख की बात हो जाए, औपचारिक प्रमुख की बात किया जाए तो सभी काम, भारत के जितने भी काम हैं ऑफिशियली राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और देखिए आर्टिकल 52 का हम जिक्र करना चाहेंगे कि ये जानना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के पर्पस से। राष्ट्रपति पद की अगर चर्चा होगी तो आर्टिकल 52 में चर्चा होगी। अगर वही हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का अगर जिक्र किया जाए तो आर्टिकल्स 53 को रिलेटेड है और आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे, राष्ट्रपति हेतु वोटिंग कौन कौन करते हैं, यह जानना जरूरी है। क्या आम जनता उसके लिए वोटिंग करती है या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं? तो हम लोग आज चर्चा इसी पे करेंगे। आर्टिकल 54 पर ही चर्चा होगी, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे।
उसके बाद मैंने लिखा आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जानेंगे। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 मैं चर्चा करूंगा आर्टिकल 53 का, लेकिन ये दोनों के बाद, क्योंकि क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति का। तो बड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा और समझिएगा कि राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कौन कौन करता है। सबसे पहले तो यह समझिए कि राष्ट्रपति की जो वोटिंग होती है प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए होता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए होता है, यह भी जानना जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस और उसमें भी आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का जिक्र किया गया है। तो सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं, और उसके पहले भी हम जानेंगे, क्योंकि हर किसी के विद्यार्थी के मन में होता है डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता क्या है। तो थोड़ा देखें तो जैसे हम बात करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की हम बात करते हैं। ये है क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन, और यहां पर वोटिंग कौन कौन करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन में आम जनता के द्वारा वोटिंग की जाती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन में किसके द्वारा वोटिंग की जाती है? आम जनता के द्वारा, लेकिन जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। अब जो जानना चाहेंगे कि जो प्रत्यक्ष इलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट वोटिंग हो रहा है, किनके लिए होता है डायरेक्ट वोटिंग, कौन चुने जाते हैं, कौन से प्रतिनिधि चुने जाते हैं डायरेक्ट वोटिंग से, यह भी जानिए। जैसे डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा सदस्य, क्या राज्यसभा सदस्य भी चुने जाएंगे? नहीं। तो वही मैं जिक्र कर रहा हूं कि कौन कौन चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, क्या विधान परिषद सदस्य चुने जाएंगे? नहीं। और कौन चुने जाएंगे? पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे चुने जाएंगे, नगर निकाय के जो प्रत्याशी होंगे ये चुने जाएंगे। यानी कहने का मतलब इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, पंचायत और नगर निकाय दोनों के सदस्य चुने जाएंगे। जैसे पंचायत में अगर वार्ड का जिक्र हो, मुखिया का जिक्र हो, समिति का जिक्र हो, जिला परिषद का जिक्र हो, ये सभी जो प्रतिनिधि हैं ये चुने जाएंगे कैसे? डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा आम जनता इसके लिए वोटिंग करेगी। और अगर देखा जाए लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, इसके लिए वोटिंग कौन करेगा? डायरेक्ट आम जनता। अब रही बात नगर निकाय लिखा है, इसका मतलब समझिए नगर निकाय के लिए जो वोटिंग होता है शहरों में जैसे होता है, तो वार्ड हो गया, इसके लिए चुनाव कौन करेगा? तो डायरेक्ट आम जनता वोटिंग करेगी। और क्या हो गया, अगर उसके अपर लेवल में जाएंगे तो नगर पंचायत से वार्ड हो गया। अब तो डायरेक्ट वोटिंग समझिए नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आम जनता के द्वारा होता है, और उपाध्यक्ष के लिए भी डायरेक्ट आम जनता के द्वारा वोटिंग होती है। उसी तरह हो गया नगर परिषद, उसके बाद नगर निगम। तो सभी जो वोटिंग होती है आम जनता के द्वारा होता है। अब थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्ट वोटिंग में किसे रखा जाए और इनडायरेक्ट वोटिंग होता क्या है। इनडायरेक्ट वोटिंग की बात करते हैं, यानी यह हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब समझिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन में वोटिंग कौन करेगा। अगर बात किया जाए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की वोटिंग का,
तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की वोटिंग में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा वोटिंग की जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कौन करते हैं? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं, लेकिन इनके लिए सर्कमस्टांसेस होता है कि कौन सी प्रतिनिधि वोटिंग करेंगे। जैसे राज्यसभा सदस्य हो गया, या राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, या विधान परिषद का हो गया, इसके लिए कौन से प्रतिनिधि वोटिंग करेंगे, इसके लिए टर्म एंड कंडीशन होता है। लेकिन मोटा मोटी समझिए कि अगर इनडायरेक्ट वोटिंग की अगर बात किया जाए तो इनडायरेक्ट वोटिंग में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। यह तो समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट वोटिंग की मैंने चर्चा की, अब इनडायरेक्ट वोटिंग के बारे में यहां बताया जा रहा है कि इनडायरेक्ट वोटिंग पहले होता क्या है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब इसमें समझना है कि इनडायरेक्ट वोटिंग में जो वोटिंग होती है किस पद के लिए होता है। तो सबसे पहले समझिए, राज्यसभा सदस्य इनडायरेक्ट वोटिंग से चुने जाते हैं। दूसरा, विधान परिषद सदस्य भी इनडायरेक्ट वोटिंग के तहत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन इनडायरेक्ट वोटिंग के तहत होता है। तो एक रफ आइडिया तो आपको मिल ही गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होता है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत कौन कौन सा सदस्य चुने जाते हैं, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत कौन कौन से सदस्य चुने जाते हैं, किस किस पद के लिए वोटिंग की जाती है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज, इंग्लिश में आप बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर बात किया जाए तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, सबसे पहले याद रखना है। मनोनीत सदस्य का जिक्र हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य यानी यहाँ पे जो मनोनीत होंगे वह भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पौंडीचेरी या पुदुचेरी कहिए, और जम्मू एंड कश्मीर के जो विधानसभा सदस्य हैं वह भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब यहाँ पे एक चीज और जानिए कि केंद्र शासित प्रदेश और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी टोटल सदस्य कितने होंगे, यह भी जानना है हम लोगों को। अगर देखा जाए तो आप समझते हैं कि लोकसभा से कितने सदस्य हो सकते हैं। और एक चीज यहां पे और ध्यान दे लीजिए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी संसद से लोकसभा सदस्य और राज्यसभा दोनों, लेकिन निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की अगर बात किया जाए तो 543 है। कितना है? 543। और यहां पे बात किया जाए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो यहां पे 233। अगर दोनों को आप ऐड कर दो यानी संसद से टोटल कितने अगर देखेंगे तो
776 सदस्य वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति के लिए, और विधानसभा से अगर बात किया जाए तो आई थिंक कितने सदस्य विधानसभा से हैं वोटिंग के लिए, शायद 4120 और 776। आप कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। यहां पे एक यही आंकड़ा है जो बनेगा, 4896 सदस्य। यही एक रफ आंकड़ा है जो बनेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। सबसे पहले हमने देखा निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। अब यहाँ पे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात किया जाए तो आनुपातिक प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के जरिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसमें भी है कि आनुपातिक प्रणाली का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पद्धति क्या होगा। इसमें देखिए प्रोपोर्शनल की अगर बात की जाती है तो चर्चा होती है आपका, जैसे एक होता है फर्स्ट पास्ट। पहले यह समझिए तो ये है क्या। मैंने एक जिक्र किया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे आप देखते होंगे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, यानी जो डायरेक्ट इलेक्शंस होता है वहां पे इसका जिक्र किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यानी कहने का मतलब सबसे आगे निकलना। थोड़ा समझिएगा। जैसे देखिए आपको मैं समझाता हूं कि विधानसभा चुनाव है, अब विधानसभा चुनाव में किसी विधानसभा में माना 100 वोट है। कितना है? 100 वोट है। और यहां पे 4 प्रत्याशी खड़े हैं, ए बी सी डी। ए को मिला 30 वोट, इनको मिला 20 वोट और इनको मिला 10 वोट और इनको मिला 5 वोट। यानी विधानसभा का चुनाव तो 30, 20, 50 और 10, 60 और 5, 65। आप बोलेंगे 100 वोट में 65 का ही जिक्र है। हो सकता है कि विधानसभा में 100 वोट है लेकिन 65 लोग ही मतदान किए होंगे, तो उसी के रेशियो में वोट क्या है, बट गया ए बी सी और डी में। सबसे अधिक वोट किसे मिला? ए को, 30 वोट। तो इन्हें विजेता घोषित किया जाएगा। इन्हें क्या घोषित किया जाएगा? विजेता घोषित किया जाएगा। यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यानी विधानसभा में देखने को आपको मिलेगा, लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा, पंचायत और नगर निकाय दोनों जगह देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इससे संपूर्ण प्रतिनिधित्व होता है? नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अल्पसंख्यक, यानी कहने का मतलब कि 100 वोट है और 30 वोट लाकर ही उन्हें विजेता घोषित किया गया। तो क्या सामूहिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यही ध्यान दिया गया कि चलो विधानसभा हो गया, आपका लोकसभा हो गया या पंचायत चुनाव हो गया, लेकिन यही बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई राष्ट्रपति चुनाव में कि यहाँ पे आनुपातिक प्रणाली के तहत हर किसी का प्रतिनिधित्व दिखेगा, प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे लाया गया प्रोपोर्शनल सिस्टम, उसके जरिए वोटिंग होती है राष्ट्रपति चुनाव में। अब यहाँ पे समझिए, आपने समझा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब यहाँ पे और समझिए,
इसी का एक पार्ट्स है लिस्ट सिस्टम। यह भी समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। यह भी समझिए कि यह होता क्या है। किसी विधानसभा में अगर 100 सीटें हैं, लिस्ट सिस्टम में समझने की कोशिश कीजिए कि किसी विधानसभा में 100 सीटें हैं और अगर देखा जाए हिंदू का 60% पॉपुलेशन है, मुस्लिम का 30% है, अदर का 10%, यानी 100%। तो यहां पे यही बेनिफिट है कि जब विधानसभा चुनाव होगा, और हम यह नहीं कह रहे हैं कि संप्रदाय के आधार पे वोटिंग होती है, लेकिन अगर देखा जाए, मान लीजिए समझने के पर्पज से यह बताया जा रहा है कि संप्रदाय के अकॉर्डिंग यानी अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हिंदू 60% अपने दल के लिए वोटिंग करेंगे, यहाँ पे मुस्लिम जो है अपने दल के लिए 30% वोटिंग करेंगे, अदर अपने के लिए 10% वोटिंग करेंगे। तो एक पूरे राज्य में मान लिया 100 सीटें हैं, तो हिंदू भी अपना 100 कैंडिडेट उतारेंगे, मुस्लिम भी 100 कैंडिडेट उतारेंगे, अदर भी 100 कैंडिडेट उतारेंगे। इस तरीके से सबको अपना कैंडिडेट घोषित कर दिए। लेकिन जब पूरे राज्य में इलेक्शन होगी तो दल के आधार पर होगी, दल के लिए वोटिंग होगा, किसी कैंडिडेट के लिए वहां पे वोटिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ कैंडिडेट का नाम लिखा रहेगा। तो आप देखेंगे जब इलेक्शन संपन्न होगा तो 60 सीटें हिंदू, 30 सीटें मुस्लिम और अदर के लिए 10 सीटें, यानी इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होगा या सीटें मिलेंगी 60, 30 और 10 के रेशियो में। जैसे हिंदू ने 100 कैंडिडेट उतारा तो क्रम से 1 से 60 तक विजेता घोषित किया जाएगा जो हिंदू समुदाय से आते हैं, क्रम से 1 से 30 तक जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और अदर जो है क्रम से 1 से 10 तक इनको चुना जाएगा। लिस्ट सिस्टम की यही खासियत है कि यानी अनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत जिस अनुपात में जिनका प्रतिनिधित्व है उस अनुपात में उनको सीटें मिलती हैं। आप समझ रहे हैं कितना अंतर है आपका फर्स्ट पास्ट पोस्ट और आपका लिस्ट सिस्टम में। लेकिन क्या राष्ट्रपति चुनाव में ऐसे ही वोटिंग होती है? नहीं, वहां उसके लिए लाया जाता है, ये वहां पे लागू होता है लिस्ट सिस्टम, वैकेंसी 1 से अधिक है। लेकिन जहां वैकेंसी 1 है उसके लिए आप एसटीवी यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का जिक्र करेंगे, यानी एकल संकरणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का जिक्र करेंगे। खैर थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में कि हमने जिक्र किया कि सबसे अधिक वोट लाने वाला प्रत्याशी जीत गया। तो एक चीज और समझिए, इसी तरीके से कि मान लिया विधानसभा में 100 सीटें हैं, अब 100 सीटें हैं और हिंदू 60%, मुस्लिम 30% और अदर 10%। यह स्थिति है। तो यहां पे देखने का कोशिश कीजिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में
यानी इस मेथड को यहां पे लाया गया विधानसभा के 100 सीटों के लिए। तो यहां पे क्या होगा, हमने यहां बताया कि सबसे आगे निकलना, जिसकी सबसे अधिक वोट होगी उसको विजयी घोषित किया जाएगा। तो 100 विधानसभा सीटें हैं और पूरे राज्य में 60% हिंदू, मुस्लिम 30%, अदर 10%, और प्रत्येक विधानसभा सीटें पे यही स्थिति है कमोबेश। जैसे 100 सीट है विधानसभा का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन समझने के पर्पज से कोशिश करेंगे तब पता चलेगा कि प्रत्येक विधानसभा सीटों पे कौन जीतेगा, हिंदू जीत जाएगा। यानी 100 सीट ये लेके आ जाएंगे, 100 सीट पे क्या हो जाएंगे, विजेता घोषित हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए इनका प्रतिनिधित्व कितना है, 60% का ही है। तो इनका प्रतिनिधित्व का क्या हुआ, मुसलमानों का यानी 30% और 10% अदर का। कहने का मतलब कि वोट तो इन्होंने ही किया था अपने कैंडिडेट के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे जीत किसकी हो गई, हिंदू 60% वोट लाकर ही 100 सीटों पर विजेता हो गया। तो यह एक तरीके से असमानता है। इसी सब चीजों को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति चुनाव में नए तरीके से, यानी अगर देखा जाए तो वहां पे न फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और न ही लिस्ट सिस्टम, ये दोनों काम नहीं करता है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि लिस्ट सिस्टम वहां पर काम करता है जहां पर एक से अधिक कैंडिडेट हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में तो एक ही को विजेता बनना है। तो वहां पे आप किस तरीके का वोटिंग होगा, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो होगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोटा सिस्टम का जिक्र मैंने किया है, यानी राष्ट्रपति चुनाव जीतने हेतु कितना वोट चाहिए। तो कोटा सिस्टम यानी एक निश्चित मत जीत के लिए क्या होना चाहिए, तो एक निश्चित मत जीत के लिए क्या होना चाहिए, जितना वोटिंग हुई है यानी कुल वैध मत, कुल जो वैध मत है उसका आप देखेंगे 2 से भागा दे देंगे और उसमें 1 को ऐड कर देंगे। समझ गए, यह एक तरीका है। जैसे कुल वैध मत अगर यहाँ पे 100 है माना, समझने के लिए कि राष्ट्रपति चुनाव में टोटल वोटिंग कितना हुआ, 100 हुआ, तो कितना वोट आएगा कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई प्रत्याशी जिसकी जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। तो आप देखेंगे 100 + 2 + 1 यानी कितना, 51, 2 से मल्टीप्लाई किए 50 + 1, यानी इतना वोट आने पर राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें विजेता घोषित किया जाएगा। यानी जितना वोट पड़ता है आधे से एक अधिक वोट लाना होगा, यानी ये कोटा फिक्स किया गया है। ऐसे नहीं कि 100 वोट हुआ तो जिसमें सबसे अधिक अगर 4 कैंडिडेट है तो उसमें विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसके माध्यम से यानी आधा से एक अधिक अगर वोट आएगा तभी राष्ट्रपति चुनाव को वहां पे विजेता घोषित किया जाएगा। खैर, अब समझिए हमने चर्चा किया था वहां पे कि राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे, और यूनियन टेरिटरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि प्रत्येक का मत मूल्य अलग अलग होता है। एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है, एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकलता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक विधायक का मत मूल्य यानी राज्य की कुल जनसंख्या बाई राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य गुने 1/1000। इसका मतलब क्या, समझने का कोशिश कीजिएगा। और राज्य की कुल जनसंख्या दिया हुआ है, यानी कब का, यह भी ध्यान देना है। जो अभी तक जो लगातार चलते आ रहा है, आप यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, 1971 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही इसको ध्यान में रखकर अभी तक ये वोटिंग होती है। यानी मेजरमेंट वही है 1971 की जनसंख्या। क्योंकि मान लिया कि बिहार के बारे में निकालना है कि बिहार का एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा,
तो यहाँ पे यह ध्यान देना होगा कि 1971 में बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी उतना को भागा दे देंगे। जैसे बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, 243 सदस्य से यहाँ पे भागा देंगे और मल्टीपल में है 1/1000। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी समझने का कोशिश कीजिएगा कि 1971 में अगर राज्य की जनसंख्या कितना थी, अगर देखा जाए 10 लाख होगी, तो 10 लाख राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य कितना है, 243 है, और कितना 1/1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वह निकल जाएगा बिहार राज्य के एक सदस्य का, खासकर विधानसभा सदस्य का मत मूल्य यहाँ पे निकल जाएगा। याद रखेंगे एग्जाम में पूछता है 1971 की जो जनसंख्या थी उसी के अकॉर्डिंग अभी तक के मेंशन है। ऐसा क्यों है यह भी समझने का कोशिश कीजिएगा। 1971 इसलिए अभी तक है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, क्योंकि साउथ के जो स्टेट थे उनका पॉपुलेशन तेजी से बढ़ नहीं रहा था और जितना नॉर्थ का स्टेट थे इनका पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा था। तो वहाँ के जो नेता थे इंदिरा गांधी से मिले कि ऐसा है कि हम लोग का एक विधायक का मत मूल्य अगर जनसंख्या कांस्टेंट रह जाएगा और कम है तो कहीं ना कहीं मेरा मत मूल्य कम होगा। तो एक फार्मूला निकाला गया, क्योंकि देखेंगे जितने बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर देखेंगे ऐसे स्टेट देखेंगे जिनका एक विधायक का मत मूल्य अदर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उससे काफी अधिक है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी ने वहां पे संशोधन करवाया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, यानी कब तक, 2001 तक 1971 की जनगणना का जिक्र होगा। लेकिन उसके बाद सरकार किनकी थी, 2001 तक। अब बात आ गई 2006 या उसके 10 साल बाद की अगर बात आती है तो 2001 तक तो ये जिक्र हो गया था। तो 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी यहाँ पे एक पारित कर दिया, यहाँ पे संशोधन कर दिया। उनका कहना था कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना का ही जिक्र होगा और उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अभी हम लोगों ने सीखा एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है। उसी तरीके से अगर एक सांसद का मत मूल्य की बात हो तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, इससे निकलेगा एक सांसद का मत मूल्य। देखिए हम लोग सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है और इसको जब समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वोटों की काउंटिंग होती है राष्ट्रपति चुनाव में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। माना कि टोटल वोट 100 है, यह मान लिया गया समझने के लिए मोटा मोटी कि टोटल कितना 100 है आपका वोट। अब ये कोटा, तो कोटा क्या चाहिए आपने पढ़ा है, आधा से एक अधिक वोट चाहिए, यानी कितना 51 वोट चाहिए। अब इसमें समझने का कोशिश करेंगे हम और आप कि चलिए बैलेट पेपर से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और बैलेट पेपर जब दिया जाता है तो जितने कैंडिडेट होते हैं सभी कैंडिडेट के लिए वोटिंग करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है किसे दिया जाए, सेकंड किसे दिया जाए, थर्ड किसे दिया जाए, फोर्थ किसे दिया जाए। यह डिपेंड करेगा जो प्रतिनिधि हैं जो वोटिंग करेंगे उन पे डिपेंड करेगा। तो चलिए समझिए। तो पहले मान लिया कि 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी डी, ये 4 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे वरीयता क्रम में मान लिया बी को 1 दर्शाया गया, इनको 2 दर्शाया गया,
इन्हें 4 दर्शाया गया, इन्हें 3 दर्शाया गया। इसी तरीके से मतदान किया गया, प्रेफरेंस 1 2 3 4। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस का जो वोट है वो कंसीडर होगा आपका फर्स्ट राउंड में। यानी यहां पे समझने का कोशिश करेंगे कि अगर फर्स्ट राउंड की हम बात करेंगे तो माना कि ए को 40 वोट मिले, बी को 30 वोट और सी को 20 और डी को 10 वोट मिले। लेकिन इस तरीके से 40 30 20 10 जब यह वोट मिला फर्स्ट राउंड में तो समझने का कोशिश करेंगे कि क्या जो आवश्यक मत है, जो कोटा है 51 को हमने पार किया या उसके करीब आए क्या, चाहे उतना ही आया क्या, नहीं आया, करीब नहीं, एग्जैक्ट 51 आना चाहिए और उससे अधिक, तब आपको विजेता घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि ये तो वोट मिल गया। अब यहाँ पे समझिए एटलीस्ट जिसे सबसे कम वोट मिला, कौन सा कैंडिडेट है जिससे कम वोट मिला है, यानी डी को 10 वोट यानी सबसे कम वोट मिला। तो यह नियम है कि जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिला है उसके फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट यानी प्रथम वरीयता का वोट को क्या किया जाता है, सेकंड प्रेफरेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी उसी को तो बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इन्हें 10 वोट मिला तो यहाँ पे आप समझने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से इनका सूची से अब नाम गायब। अब मान के चलिए कि इन 3 कैंडिडेट के बीच फाइटिंग है, तो अब समझिए डी यहाँ से जब गायब हो गया तो इनका फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट कितना है, 10। लेकिन अब यही जो 10 वोट इनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस का है, तो यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस का जो 10 वोट है वो किसे मिला, यह जानने की कोशिश कीजिए। और यहाँ आपको लग रहा हो कि ए का सबसे अधिक 40 वोट है, प्रथम वरीयता को तो जीत गया, ऐसा नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि बी को जिताने की कोशिश करते हैं, 30 वोट इन्हीं को जिताने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पे समझिए कि ये तो वोट बटेंगे जो ए बी और सी में बटेंगे। किस में बटेंगे वोट, ए बी और सी में। तो यहाँ पे समझने का कोशिश किया जाए कि सेकंड प्रेफरेंस का जो वोट है वो ए को 1 मिला, इन्हें 7 मिला और सी को 2 मिला। अब समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे अगर 1 ऐड कर दिया जाता है तो कितना, 41। यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो कितना, 37। और सी को 2 वोट है तो यहाँ ऐड करेंगे तो 22। तो क्या लगता है यहाँ पर भी जो कोटा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी यहाँ तक सेकंड राउंड की गिनती हो चुकी है लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं है। तो अब क्या होगा, अब चलेंगे हम लोग थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में अब यहां पे समझने का कोशिश करेंगे कि थर्ड राउंड में तो जाएंगे लेकिन अब 3 कैंडिडेट बचे हैं, तो सबसे कम वोट किनका है, सी का, यानी कितना वोट है, 20। और सेकंड प्रेफरेंस का कितना वोट है, 2, यानी कुल वोट इनको कितना मिला, ये आप देखिएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट किसको बात किया जा रहा है, सी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट कितना है इनको, 20 मिला है। तो यहाँ पे 20 मिला है इनको फर्स्ट प्रेफरेंस का, और सेकंड
प्रेफरेंस का कितना वोट है सी को, अगर देखिए तो आप यहां पे कितना है 2, यानी टोटल इनको 22 वोट मिला है, यही है ना। चलिए अब यहां पे ही क्रिटिकल सिचुएशंस है, यहां समझ गए तो सब समझ गए। अब देखिए तो जो 20 वोट इनको मिला है सी को, आपको एरो के तहत दर्शा रहे हैं 20 और 2 22 वोट सी को जो मिला है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस का जो वोट मिला है 20 वोट। अब देखेंगे कि इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो किसमें अगर ये बटेगा, सेकंड प्रेफरेंस की जब बात चलेगी तो बहुत ध्यान से समझिए। 20 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस का जो सी का है वो कहां पे कन्वर्ट होगा, किसे किसे मिलेगा, बाकी 3 कैंडिडेट में मिल जाएगा ना। देखिए ए, बी और डी को मिलेगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा ना, समझिएगा। तो माना कि 20 वोटों में 12 वोट मिल गया इनको, 5 वोट मिल गया इनको, कितना हो गया 12 5 17, तो डी को भी मिल गया 3 वोट। चलिए अब ये समझना है कि यहां पे अवेलेबल प्रेफरेंस देखने की कोशिश हमेशा करना है। अब यहां पे देखेंगे कि अवेलेबल प्रेफरेंस में ये जो 2 वोट है ये कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, जरा समझिएगा। ये जो 2 वोट है ये कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, तो यह समझिए। और जो 2 वोट है जो सी का सेकंड प्रेफरेंस का ये वोट है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में किसका वोट है, अगर आप देखेंगे तो ए सी का नहीं बल्कि डी का फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट है, जो आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, डी में, सेकंड प्रेफरेंस में। तो यहां कौन सा प्रेफरेंस बन जाएगा, ये थर्ड प्रेफरेंस हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहां पे जो सी का जो 2 वोट है सेकंड प्रेफरेंस का, वो किसमें बटेगा, जब थर्ड प्रेफरेंस के रूप में जब बटेगा तो यह समझिए कि यह बटेगा ए और किसमें बटेगा, ए और बी में, किसमें बटेगा, ए और बी में बटेगा। चलिए ए और बी में जब बटेगा, और इसलिए क्योंकि सी तो पहले ही आउट हो चुके हैं और सी का ही फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट था, जो डी को सेकंड प्रेफरेंस में जो 2 वोट मिला। तो यहां पे देखने की कोशिश कीजिएगा, माना कि थर्ड प्रेफरेंस में ए को भी 1 वोट मिला और बी को भी 1 वोट मिला, है ना। लेकिन यह समझिएगा कि टोटल 22 जो है 22 वोट काउंट होना चाहिए। लेकिन यहां पे दिक्कत वाली बात है, यहां पे समझिए कि जो डी है, तो डी तो मार्केट से पहले ही आउट हो चुके हैं। डी मार्केट से पहले ही आउट हो चुके हैं ना, क्योंकि तो सबसे पहले जिससे कम वोट आया था तो ये इनको आउट किया गया। तो जो 3 वोट है, तो यहां पे समझिए कि जो 3 वोट है ये हो जाएगा आपका कौन सा प्रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ए डी का सेकंड प्रेफरेंस का वोट है, तो अब किसमें बटेगा, ए और बी में। लेकिन कौन सा प्रेफरेंस हो जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस हो जाएगा, है ना। तो यहां पे समझने की कोशिश कीजिए कि 3 वोट में 1 वोट ए को मिला और 2 वोट बी को मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब काउंट कर लीजिए कि 22 वोट ए और बी के बीच बटा है कि नहीं बटा है। तो जानने की कोशिश कीजिए, यहां मैं लिखता हूं समझने के लिए। ए को टोटल वोट कितना मिला, यहां देखिए आपको 5 वोट कैसे मिला, या फिर से पुनः समझने की कोशिश कीजिए कि ए जो है सेकंड प्रेफरेंस का जो वोट है, जो सी का जो फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट है, जो बटा है
और ए और बी और डी में बटा है, तो ए को कितना 5 वोट मिला। चलिए बी को कितना मिला, सेकंड प्रेफरेंस का वोट किसका, ए फर्स्ट प्रेफरेंस का है सी का, तो यहाँ पे कितना देख लीजिए आप 12 वोट। और ए को वोट कहाँ कहाँ मिला है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ए है ए सी का है, सेकंड प्रेफरेंस का वोट जो ए और बी में कन्वर्ट हुआ है थर्ड प्रेफरेंस में, जो ए को 1 मिला और बी को भी कितना मिला 1 मिला। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ए रह गया डी का, डी का रह गया, कितना वोट रह गया भैया 3 वोट रह गया। अब डी का जो 3 वोट है, जो सेकंड प्रेफरेंस का वोट है, जो थर्ड प्रेफरेंस हो गया किसके किसके लिए, ए और बी के लिए, तो ए को कितना मिला 1, ए को कितना मिला 1 और बी को कितना मिला 2। तो टोटल जोड़िए तो 5 और 2 7, 12 13 2 15, यानी 22 वोट ट्रांसफर हो गया अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, है ना। तो अब देखिए तो कि ए में 7 वोट ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 48, और 15 वोट ऐड कर दीजिए किसमें, बी में, तो कितना हो गया ये 52। तो क्या जो एक फिक्स्ड कोटा है 51 उसको हम क्रॉस कर गए, यानी जो कैंडिडेट बी है वह चुनाव जीत गया। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर अभी भी एक निश्चित कोटा जो फिक्स्ड कोटा है अगर वह नहीं आ पाता तो अगले राउंड के लिए जाते हैं।